नमस्कार दोस्तों, एसीसी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल आपसे का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग सीटेट सीडीपी जो कि हमारा फरवरी में एग्जाम होने वाला है उसके प्रश्न पत्रों को देख रहे थे। हमने पूरी थ्योरी लगभग कवर करने के पश्चात एक एक ईयर वाइज प्रश्न पत्रों को सॉल्व कर रहे थे और उनसे बनने वाले प्रश्नों पे अपनी समझ मजबूत कर रहे थे। अब तक हम लोगों ने लगभग 4-5 प्रश्न पत्रों को सॉल्व कर लिया है। आज की जो हमारी वीडियो है ये है हमारा सीटेट सीडीपी जो कि एग्ज़ाम हमारा हुआ था सितंबर में 2014। 2014 सितंबर में जो एग्ज़ाम हुआ था पेपर 2, उसके सीडीपी सेशन को आज हम लोग देखेंगे और इससे बनने वाले प्रश्नों को हम समझेंगे। देखिए, इसके पहले हम लोगों ने पेपर 1 के बीच में समझा था, तो कभी कभी आप जो वीडियो का जो पम्पलेट रहता है उसको देख के आप कन्फ्यूज मत होइएगा कि 2014 के 2 पेपर कैसे हैं या 4 पेपर कैसे हैं। देखिए, एक ही साल में दो दो बार एग्जाम हुए हैं, तो एक अपर का एक लोअर का, तो कुल मिला के 4-4 पेपर एक ही साल के होंगे। जैसे कि मान लीजिए फरवरी और सितंबर में होता है, तो 2015 का फरवरी का पहला पेपर और दूसरा पेपर, फिर उसी हिसाब से सितंबर का पहला और दूसरा। तो इसके लिए कंफ्यूज मत होइएगा कि 2014 का ही कितना पेपर है, तो 2014 हो गए या 2015 हो गए या जो भी साल होगा, तो 4-4 पेपर या 2-2 पेपर हो सकते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने प्रश्न पत्रों का जो सिलसिला है इसको शुरू करते हैं। देखिए, एक एक प्रश्न को हम बनाएंगे और समझने का प्रयास करेंगे। ध्यान समझिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन आपसे लिख रहा है, शिक्षक का विकासात्मक परिप्रेक्ष्य शिक्षकों से यह मांग करता है। अच्छा सॉरी, शिक्षण का, तो शिक्षण का जो विकासात्मक परिप्रेक्ष्य है वो क्या मांग करता है, शिक्षकों से क्या डिमांड करता है, मतलब शिक्षक क्या करें। चलिए समझते हैं। पहला, कठोर अनुशासन, बिल्कुल नहीं, नेगेटिव होगा ही नहीं। विकासात्मक कारकों के ज्ञान के अनुसार अनुदेशन युक्तियों का अनुकूलन करें। आगे, विभिन्न विकासात्मक अवस्था वाले बच्चों के साथ एक समान रूप से व्यवहार करें। तो आप कहेंगे ये सही हो सकता है, लेकिन नहीं सही होगा। ध्यान दीजिए, वो कह रहा है कि जैसे जो बच्चे हैं उनकी अवस्थाएं अलग अलग हैं, मतलब विकास की क्षमताएं उनकी क्या है, अलग अलग हैं, और कह रहा है उनके साथ एक समान व्यवहार करें। आप ही बताइए, प्रत्येक बच्चे को आप एक प्रकार की शिक्षा देंगे तो क्या वो भी उसका विकास हो पाएगा? सबकी अलग अलग अवस्था है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी सही नहीं होगा। लास्ट है, इस प्रकार का अधिगम उपलब्ध कराएं जिसका परिणाम केवल संज्ञानात्मक क्षेत्र में विकसित हो, ये भी गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। ऑप्शन नंबर सेकंड जरा गौर कीजिए, क्या बोल रहा है कि विकासात्मक कारकों के अनुसार ही अनुदेशन युक्तियों का कार्य करें, मतलब जैसे जैसे जितना संभव हो सके उनका जैसे विकास डेवलप हो वैसे ही हमें कार्य करना है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो पहले का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं, ध्यान देखिएगा, सब क्लियर हो जाएगा। शिक्षार्थी तब तक नहीं सीख सकते जब तक, देखिए, उन्हें शिक्षा के सामाजिक उद्देश्यों की आवश्यकताओं के अनुरूप न पढ़ाया जाए, उन्हें यह न पता हो जो उन्हें तथ्य पढ़ाए गए हैं निकट भविष्य में उनका परीक्षण किया जाएगा, जब तक वो सीखने के लिए तैयार न हो। ये बिल्कुल सही है। थांडाई का आपको अगर नियम याद होगा, उन्होंने कहा था तत्परता के नियम के अनुसार जब तक बच्चा मानसिक रूप से शारीरिक रूप से तैयार नहीं होगा सीखने के लिए, तब उसको कुछ भी पढ़ा दीजिए वो सीख नहीं पाएगा। ठीक है, तो सीखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि वो सीखने के लिए तत्पर हो या तैयार हो, तभी तो वो सीख पाएगा, अदरवाइज वो सीख नहीं पाएगा। अगला प्रश्न है, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस घटक पर बल देता है। देखिए, सामाजिक अधिगम का जो सिद्धांत है, यानी कि आप अगर कह ले जो वाइगोत्स्की थे या जो भी सीखने के सोशल थ्योरम थे, वो सब में आनुवंशिकी और वातावरण की बात कही गई थी। मतलब जो भी व्यक्ति है वो आनुवंशिकता और वातावरण से सीख पाता है, लेकिन यहाँ पर कहीं भी आनुवंशिकी और वातावरण का कहीं भी कुछ है नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोषण। देखिए, प्रकृति और वातावरण के अनुसार ही हमारा पोषण होता है या पालन पोषण होता है। तो सोशलाइजेशन के संबंध में पालन पोषण कह लीजिए या आनुवंशिक और वातावरण के अनुसार सीखने की प्रक्रिया कह लीजिए, तो वो पोषण पे ही होती है, यानी कि प्रकृति ही हमारा पोषण करती है। ये सिद्धांत के बारे में मैंने आपको बताया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत पोषण पर बल देता है। अगर पोषण ना होता तो आनुवंशिकी और वातावरण ही आंसर हो जाता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, लिखा है मनोसामाजिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर बल देता है। देखिए, मनोसामाजिक सिद्धांत अगर आपको याद होगा तो एरिक एरिक्सन का सिद्धांत मैंने आपको बताया था, वो 8 चरणों में कह लीजिए या 8 भाग में उन्होंने अपने सिद्धांत को दिया था, जिसमें ये अगर मोटा मोटा कहा जाए तो उन्होंने सीधा सीधा कहा था कि उधम और हीनता, यानी कि अपने मन के अंदर जो आंतरिक प्रतिद्वंद है उसी को डिफाइन करने के लिए उन्होंने एरिक्सन का सिद्धांत दिया था। तो जिसका
सीधा सीधा मतलब था कि अंदर जो भी तूफान उठ रहा है या ये जो भी उधम उठ रहा है उसको हम कैसे शांत करें ताकि हमारे अंदर हीनता की भावना ना आए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उधम के मुकाबले में हीनता स्तर। ठीक है, देखिए सब सिद्धांत है तो सिद्धांत को आपको सैद्धांतिक रूप से ही समझना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 5। क्या बोल रहा है? यह तथ्य बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंधित? देखिए जब भी मैंने आपको बताया था सांस्कृतिक वाद विवाद चर्चा समूह चर्चा परिचर्चा आ जाए, ये पूरा का पूरा सिद्धांत जाता है सामाजिक में। और सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया था किसने? लेव-वागोस्की ने। ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा है तो और आपको कंफ्यूज होने की जरूरत है ही नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप एक शिक्षक शिक्षिका के रूप में रैंगिंग और धमकाने के सख्त विरोधी हैं तथा इस संदर्भ में विद्यालय में पोस्टर लगवाते हैं और समिति बनवाते हैं। ठीक है, आपसे जुड़ने वाले किशोर इस विचार के दृढ़ विश्वासी हैं, निम्नलिखित में से किस स्तर के होंगे? अब जरा ध्यान समझिएगा। आपने ये कहा कि देखो भाई यहाँ रैंकिंग वगैरह नहीं होगी, इसके लिए आप सख्त विरोधी हैं, आपने पोस्टर बनवाया और जो आपके विचारों को मानते हैं वो सब के सब आपकी तरफ हो गए, तो किसके होंगे? पहली चीज आप ध्यान रखिए, जब कोहेल वर्ग ने अपने सिद्धांत दिए थे नैतिक विकास का, तो उसमें उन्होंने बताया था कि 3 स्तर होते हैं, 3 लेवल। कौन कौन से? पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक और उत्तर पारंपरिक। तो पूर्व पारंपरिक क्या था? छोटे बच्चों के लिए। पारंपरिक बाल्यावस्था वालों के लिए। और उत्तर पारंपरिक ये किशोर अवस्था वालों के लिए था। तो उससे डायरेक्ट ही पूछा है, देखिए रैंकिंग वगैरह, रैंकिंग जैसे कि रैंकिंग हो गया या कह लीजिए अब धमकाने की स्थिति वो ज्यादातर शुरू होती है किशोरावस्था के बाद, तो लास्ट स्टेज ही होगा उत्तर पारंपरिक। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर पारंपरिक। तो कभी कभी आप आयु से भी आंसर निकाल सकते हैं, हालांकि उत्तर पारंपरिक इसलिए होगा क्योंकि इस अवस्था में हर एक बच्चा चाहता है कि नियम कानून हम फॉलो नहीं करेंगे, हम उसका विरोध करेंगे या उसको बदलने का प्रयास करेंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। प्रगतिशील शिक्षा निम्नलिखित में से किस कथन से संबंधित है? देखिए प्रगतिशील शिक्षा और बाल केंद्रित शिक्षा मैंने आपको बताया था लगभग बराबर होती हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस यही है कि बाल केंद्रित शिक्षा चाहता है कि जो बच्चे को मन हो, जो बच्चे का मन हो वही उसको पढ़ाइए। लेकिन प्रगतिशील कक्षा कहता है कि जरूर बच्चे के मन से पढ़ाइए, लेकिन बच्चे के लिए क्या उपयोगी है, क्या वो आधुनिक जीवन में उतार सकता है, उसको देखते हुए पढ़ाइए। यानी कि बच्चे की आवश्यकता क्या है उस हिसाब से पढ़ाइए। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा अब आपको समझ में आ गया होगा, फिर भी आप देख लीजिए क्या लिखा है। शिक्षक सूचना और प्राधिकार के प्रवर्धक होते हैं? बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है। अधिगम तथ्यों के एकीकरण और कौशल प्रवीणता के साथ साथ सीधे मार्ग पर चलता है। परीक्षा मानदंड संदर्भित और बाय है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ज्ञान प्रत्यक्ष अनुभव और सहयोग से उत्पन्न होता है। ठीक है, यानी कि बच्चे को जो भी पढ़ाया जाए, जो भी सिखाया जाए, उसका वो अपने जीवन में प्रत्यक्ष उसको ढाल सके या उसका उनको उदाहरण मिलता रहे। ठीक है, तभी तो वो सीखेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, जब उनको अनुभव परक और सहयोग वाले शिक्षा देंगे तो उसको अच्छे से ग्रहण करेंगे। अगला कह रहा है बहुबुद्धि सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की आवश्यकता है? देखिए पायलट बनने के लिए आपको कौन सी बुद्धि चाहिए? मैंने आपको बताया था, जब ये कोई खिलाड़ी बनना हो या कोई चीज भगानी हो, दौड़ानी हो, चलानी हो, तो आपको गतिक बुद्धि की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। और आपको देखने की जरूरत नहीं है, हालांकि देख भी सकते हैं। देखिए अंतः व्यक्ति का मतलब होता है जो व्यक्ति अंतर से या कह लीजिए कि अंदर से उसके अंदर बहुत ज्ञान बढ़ा हो, जैसे संत योगी ये सब हो गए, इनका क्या होता है? अंतः व्यक्ति। भाषिक की बात करें तो कवि वगैरह की बुद्धि होती है। और अंतरा व्यक्ति मतलब जो दूसरों को समझ आता हो, जैसे साइकोलॉजिस्ट होते हैं, उनकी बुद्धि होती है। और गति की बात करें तो खिलाड़ी की, एथलीट्स की, या जो जहाज उड़ाता है, जो ट्रेन चलाता है, ये सब क्या है? इनकी बुद्धि गतिक होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा में जी कारक है या कारक जी क्या है? देखिए मैंने आपको बताया था कि स्पीयरमैन का जो बुद्धि कारक सिद्धांत था, उन्होंने 2 कारक बताए थे, एक एस और एक जी। देखिए जी से होता है जनरल। जनरल मतलब बुद्धि का जो जन्मजात गुण है या जनरल गुण है उसको हम कहते थे जी कारक। और एस कारक मतलब होता था स्पेशल या विशिष्ट कारक, जो हम जिसको हम कहीं से अर्जित करते थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझिए, जी कारक मतलब ये हुआ कि अगर मान लीजिए कोई शिक्षक का बच्चा है, तो शुरू शुरू में उसको पढ़ने लिखने में इंटरेस्ट रहेगा या पढ़ने लिखने का प्रयास वो करेगा। लेकिन मान लीजिए थोड़ा बड़ा हुआ, उसका इंटरेस्ट चला गया खेल में,
तो चला गया खेल में वो। तो जी कारक उसका हुआ शुरू का पढ़ाई, लेकिन स्पेशल करेक्टर हो गया उसका, विशिष्ट लक्षण हो गया आपका खेल कूद, क्योंकि उसमें वो अलग से चला गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा स्पीयरमैन का जो जी कारक है क्या हो जाएगा, सामान्य बुद्धि। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, आंसर क्या हो जाएगा, सामान्य बुद्धि। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सामान्य बुद्धि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10। छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्ष प्राप्त करने लगा है। अच्छा, मतलब किस बात का संकेत है कि बच्चा किस में दक्षता प्राप्त करने लगा है। छिपी हुई वस्तु को खोज निकाल रहा है। देखिए, सअभिप्राय व्यवहार, वस्तु स्थायित्व, समस्या समाधान, प्रयोग करना। तो देखिए यहाँ पे बच्चा वस्तु खोज रहा है ना, तो वस्तु स्थायित्व यानी कि उसको वस्तु के बारे में पता चलने लगा कि ये वस्तु यहीं रखी गई है या यहाँ हो सकती है, उसको खोजने लगा। जैसे अगर कोई बॉल है, अब अगर बॉल कमरे में है, उसको आप कहेंगे बेटा बॉल ढूंढो, तो ऑब्वियस सी बात है जब वो नहीं जानता रहेगा तो हर जगह ढूंढेगा। लेकिन एक दो जगह जब वो देख लेगा कि कोने में मिलती है, पलंग के नीचे मिलती है, तो पहले वहीं जाएगा। ठीक है, तो वस्तु स्थायित्व के बारे में उसको ज्ञान होने लगेगा, या वो जानने लगेगा कि ऐसी वस्तुएं इसी जगह छुपी रहती हैं। जैसे आप कहेंगे बेटा पैसा ढूंढो, तो पैसा पहले, सबसे पहले पैसा आपको जेब में खोजना शुरू करेगा, क्योंकि उसको पता है कि यहीं पे पैसा रहता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समाज में लिंग समानता का मानदंड हो सकता है। अच्छा, मतलब जो जैसे कि लिखिए जेंडर, जेंडर इक्वलिटी का कौन सा क्वेश्चन या कौन सा ऑप्शन राइट है, उसको हम देखते हैं। पहला है, विद्यालय में पुरुष और महिला शिक्षकों की संख्या की तुलना, तुलना तो बिल्कुल नहीं करना है, तुलना करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। कक्षा 12 में लड़कों और लड़कियों द्वारा समान संख्या में प्राप्त विशिष्ट योग्यता है, ये हो सकता है। देखिए देखो, समान संख्या में लिखा नहीं, जितने बच्चे आगे बढ़े हैं उतनी बच्चियां भी बढ़ी है, तो ये जेंडर इक्वलिटी को डिफाइन करता है, या आप कह सकते हैं कि लिंग समानता को ये अच्छे से क्लैरिफाई करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। आगे भी देख लेते हैं, कक्षा 12 में पहुंचने वाले लड़कों और लड़कियों की तुलना, ये भी नहीं कर, तुलना तो करना ही नहीं, हटाइए इसको भी। लास्ट है, क्या छात्राओं को विद्यालय के बाहर आयोजित प्रतियोगिताओं में भाग लेने की अनुमति दी जाती है। देखिए, अब क्या दी जाती है कि नहीं जाती, हाँ नहीं, इसका आंसर तो दिया नहीं है, तो इसलिए ये भी ऑप्शन सही नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो राइट आंसर हो जाएगा कि जो भी विशेष योग्यताएं बच्चों के पास हो वो बच्चियों के पास भी हो, तभी हम मानेंगे कि जेंडर इक्वलिटी है। 12 नंबर, व्यक्तिक अंतरों का ज्ञान शिक्षकों की मदद किससे करता है या किस में करता है। अच्छा, व्यक्तिक अंतर मतलब अगर ये शिक्षक जानता है कि हर एक बच्चे अलग अलग बुद्धि के हैं, मानसिक स्तर के हैं, तो उसको वो किस प्रकार से हेल्प कर सकता है या किस प्रकार से हेल्प मिलता है। पिछड़े शिक्षार्थियों के साथ कठोर परिश्रम करने की निरर्थकता को समझने। देखिए नेगेटिव वर्ड तो लेना ही नहीं, हटाइए इसको। दूसरा है, व्यक्तिक अंतरों को शिक्षार्थियों की असफलता स्वीकृति एवं उत्तरदायी ठहराने में, ये भी नहीं हो सकता। सभी शिक्षार्थियों को समान रूप से लाभ पहुंचाने के लिए प्रस्तुत शैली का एक रूप नहीं, गलत बात। लास्ट ऑप्शन देखिए, जरा गौर कीजिएगा, सभी शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं का आकलन करने और उसके अनुरूप उन्हें पढ़ाने में, बिल्कुल सही बात है। अगर हर एक बच्चे की कमी या हर एक बच्चे की कह लीजिए कि अच्छाई को वह शिक्षक जानता रहेगा, तो उसी के अनुरूप उन्हें पढ़ाएगा और सिखाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, सीखने के लिए आकलन। अच्छा, सीखने के लिए आकलन क्या करता है, अब प्रेरणा को बढ़ाता है, अलग करने और रैंक करने के लिए, नहीं अलग नहीं करना है, ग्रेड बिल्कुल नहीं करना है, विशिष्ट होता है, बिल्कुल नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है। ठीक है, सीखने के लिए अलग आकलन क्या करता है, अभिप्रेरणा के लिए या मोटिवेशन को इंकरेज करता है या बढ़ावाता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। देखिए अगला प्रश्न है, विद्यालय आधारित आकलन यानी कि जो स्कूल बेस्ड असेसमेंट होता है, ये हर बार पूछ रहा है कि स्कूल बेस्ड असेसमेंट मतलब जिसमें शिक्षक ही बच्चों का आकलन करते हैं, इसमें क्या होता है, परिणामों की अपेक्षा परीक्षा तकनीक पर केंद्रित है, नहीं कि इस पर नहीं तकनीक है। क्या आकलित किया जाएगा, इस पर शिक्षार्थियों को कम नियंत्रण प्रदान किया जाता है, मतलब कि आकलन क्या करना, इस पे कम नियंत्रण दिया जाता है। रचनात्मक प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराते हुए सीखने में संवर्धन करता है, हाँ ये सही है। देखिए, क्योंकि देखिए शिक्षक जानता है बच्चों को कि बच्चे किस लेवल के हैं, उसी हिसाब से आकलन कार्य बनाएगा, और फिर रचनात्मक मतलब लगातार आकलन करता रहेगा, और उसी अनुसार बच्चे कहाँ तक सीखे हैं, कितना सीखे हैं, इसको वो बढ़ाता घटाता रहता है, अपने हिसाब से करता रहता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। बाकी हमें फोर्थ देखने की जरूरत नहीं है, वो नेगेटिव है। ठीक है, आगे 15 नंबर, कक्षा में शिक्षार्थियों से कहा गया कि वे समाज के लिए क्या कर सकते हैं, इसे दर्शाने के लिए एक नोटबुक में
अपनी कार्य की विविध शिल्प कृतियों को संयोजित करें। यह किस प्रकार की गतिविधि है? देखिए, सिंपल सी बात है, जब भी आपको ऐसी चीजें कही जाएं कि आप क्या क्या कर सकते हैं या क्या क्या प्रोजेक्ट बनाए ला के दिखाइए, उसको लिखिए, इसको इकट्ठा करिए, तो इकट्ठा करिए या फाइल बनाइए या दस्तावेजों को संकलित कीजिए, इन सब का एक ही फाइल होता है, पोर्टफोलियो आकलन। ठीक है, पोर्टफोलियो आकलन में बच्चे के द्वारा की गई सभी गतिविधियों या कार्यों का समुचित संकलन होता है, जिसमें बच्चा क्या क्या किया है, कैसे कैसे किया है, कितनी उसकी उपलब्धि है, सब कुछ उसमें नोटिस रहती है। ठीक है, तो पोर्टफोलियो आकलन, इस बात से क्या होता है, पोर्टफोलियो आकलन। देखिए, निबंध तो है नहीं, क्योंकि कहा गया आप क्या क्या कर सकते हैं लिखिए, तो निबंध थोड़ी लिखना है कि ऐसे ऐसे हो सकता है, ना तो घटना हो ऐसी हुई है कभी, और ना ही ये कोई समस्या है, क्योंकि उनके पास पूरे सारे ऑप्शन खुले हुए हैं, आप क्या कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ, पोर्टफोलियो आकलन। अगला है, शिक्षार्थियों को सबसे कम प्रतिबंधित विद्यालय वातावरण में रखने के माध्यम से विद्यालय। देखिए, सबसे कम प्रतिबंधित, प्रतिबंधित मतलब ये होता है कि ऐसे वातावरण में जहां बच्चे आराम से अच्छे से सीख सके चीजों को। ठीक है, तो उनको कम प्रतिबंधित में रखा गया, मतलब ऐसे वातावरण में रखा गया है कि बच्चे उमस कह लीजिए या उबाऊ ना महसूस करें या डरे धमके ना। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न को हम समझते हैं, इसको इसका क्या उत्तर हो सकता है, इसको देखते हैं। लड़कियों और अलाभंदित वर्गों के लिए शैक्षिक अवसरों को समान करता है, ये हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं। वंचित वर्ग के बच्चों के जीवन को सामान्य करता है, जो इन बच्चों के समुदायों और अभिभावकों के साथ संबंध को बढ़ रहा है। देखिए, यहाँ चारों, ये भी ऑप्शन सही लग रहा है। विज्ञान मेला और प्रश्नोत्तरी जैसे गतिविधि नहीं, ये नहीं हो सकता, प्रश्नोत्तरी नहीं हो सकता। तो देखिए, अब जरा ध्यान दीजिएगा, आप अगर देख पा रहे होंगे तो पहला ऑप्शन भी सही लग रहा है, दूसरा भी सही लग रहा है, लेकिन तीसरा वाले गलत। चौथा देखते हैं, दूसरे बच्चों को संवेदनशील बनाता है ताकि वे अलाभनित बच्चों को दबाएं नहीं और उन्हें नीचा न दिखाएं। ये सही है, ज्यादा सही है। कैसे सही है बताते हैं, देखिए जरा ध्यान समझिएगा। कह रहा है सबसे कम प्रतिबंधित, प्रतिबंधित मतलब ऐसा ना हो कि बच्चे किसी के दबाव में आए, डरा धमका के रखे जाएं। तो ऐसा माहौल बनाया जाए कि जो सब बच्चे होते हैं एक दूसरे से लाभ प्राप्त करें, और जो लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं उनको दबाया ना जाए, बल्कि उनको हर प्रकार से बढ़ाया जाए, उन्हें नीचा भी ना दिखाया जाए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आगे बढ़ते, देखिए सबसे बेस्ट आंसर आपको ढूंढना है। 17 नंबर, एकाग्रता समय के साथ मेल बिठाने के लिए एक दत्त कार्य पूरा करने के लिए आवंटित समय को घटना और चरणबद्ध तरीके से एकाग्रता समय को बढ़ाना निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकार को निपटने के लिए उपयुक्त है। अच्छा, एकाग्रता के समय को बढ़ाने के लिए कौन सा होना चाहिए, देखिए, अशांतकारी व्यवहार संबंधी विकार, डिस्पेजिया संवेदी एकीकरण, एकाग्रता ह्रास, अतिक्रियाशीलता विकार। देखिए, इसका हिंदी नाम आपको मैंने आपको बताया था, अटेंशन डिफिसिटी डिसऑर्डर। ठीक है, आपको याद होगा अगर, अटेंशन डिफिसिटी डिसऑर्डर, एडीसी, एडीसीएच। तो इसका मतलब ये होता है, जो भी आपकी कह लीजिए कि कंसंट्रेशन रहती है, अगर वो एक साथ नहीं बन पा रही है या बार बार आपका एकाग्रता बिगड़ जा रहा है, तो इस बीमारी को या इस विकार को हम कहते हैं एकाग्रता ह्रास अतिक्रियाशील विकार। इसका इंग्लिश नाम भी आपको हम दिखा देते हैं, देखिए, एक सेकंड रुक जाइए। अच्छा, कट गया है, तो वही होता है अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा, एकाग्रता ह्रास अतिक्रियाशील विकार, मतलब ना, इसमें क्या होता है, बच्चा एक समय पे एक चीज पे ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता, वो लगातार यहाँ वहां यहाँ करता रहता है। ये भी मैंने आपको क्लास में समझाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम अशांतकारी व्यवहार संबंधी विकार वाले बच्चों के साथ व्यवहार करने के लिए बच्चों को उसके आसपास के लोगों और सामाजिक संस्थाओं के साथ अंतः क्रिया करने की सुझाव देता है। देखिए, सिंपल सी बात है, आपको नाम से लगा, ज्यादा कंफ्यूज मत होइए, कभी कभी नाम में ही आंसर छुपा रहता है। वो कह रहा है कि कौन सा ऐसा व्यवहार है जो अशांत बच्चों को आसपास के व्यवहार के लिए उत्तेजित करता है या मिलाता है। देखिए, जब भी समाज की बात कही जाए या आसपास के लिए आपको इंटरेक्ट करने की बात कही जाएगी, तो सीधा आंसर उसका होगा पर्यावरण। तो ये कौन सा कारक हुआ, पर्यावरण ही कारक हुआ। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पर्यावरण। अगला है, रेंजुली प्रतिभाशाली की अपनी परिभाषा के लिए जाने जाते हैं। जो रेंजुली होते हैं वो किसके लिए जाना, देखिए ये नया क्वेश्चन है। तो रेंजुली प्रतिभाशाली त्रिवृत्ति होते हैं। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, त्रिवृत्ति। क्या हो जाएगा, त्रिवृत्ति। अगले प्रश्न पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 20।
प्रतिभाशाली शिक्षार्थियों के लिए, यानी कि प्रतिभा से शाली शिक्षार्थियों के लिए क्या होना चाहिए? पहला, अभिक्षमता को कौशल के रूप में समझना सही है। प्रगति के निरीक्षण की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? जरूर है। शिक्षक को अनुकूल करना चाहिए जैसे शिक्षार्थी में बदलाव आता है। शिक्षक को पहल करनी चाहिए और समस्या समाधान में मुख्य भूमिका निभानी चाहिए। देखिए ध्यान समझिएगा, शिक्षक को पहल करनी, क्यों पहल करनी चाहिए? बच्चा तो खुद ही चालाक है। शिक्षक को अनुकूल करना चाहिए जैसे शिक्षार्थी में बदलाव आता है, ये सही है। मतलब अगर बच्चों में जिस भी प्रकार से बदलाव आ रहा हो, शिक्षक को उसी हिसाब से अनुकूलन करना चाहिए ताकि वो परिवर्तित हो या नई नई चीजों को सीखें और समझें। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड। बाकी आंसर सब गलत है क्योंकि देखिए सेकंड में था निरीक्षण होगा नहीं। अभिक्षमता के कौशल के रूप में समझना ये भी गलत है। कौशल अलग होता है, अभिक्षमता अलग होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड। 21 नंबर, अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चों की प्रगति का निरीक्षण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे उपयुक्त है? अच्छा, मतलब जैसे अधिगम निर्योग्यता मतलब जैसे जो बच्चे कमजोर हैं, या कह लीजिए कि जो बच्चों का हमें आकलन करना है, हम सबसे अच्छी विधि क्या बना सकते हैं, ये हमको देखना है और इसका हमें उत्तर बताना है। देखिए पहला है केस स्टडी, यानी कि व्यक्ति केस स्टडी, घटना वृत्तांत अभिलेख, व्यवहार रेटिंग स्केल, संचरित व्यवहार परक अवलोकन। हाँ, ये हो सकता है, ठीक है, ऑब्जर्वेशन। इसके अनुसार हम बच्चों को आकलित कर सकते हैं या बच्चे की प्रगति को समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तो संचरित व्यवहार परक अवलोकन इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला है, अधिगम निर्योग्यता वाले शिक्षार्थियों द्वारा एक पूर्ण और उत्पादन जीवन जीने के अवसरों को बढ़ाने का सबसे सही तरीका है। मतलब उनको जीवन जीने के लिए जो हम क्या कर सकते हैं, इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है? और अधिगम निर्योग्यता मतलब ऐसे बच्चे जो थोड़ा कम गति से सीखते हैं, उसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। पहला, इस तरह के शिक्षार्थियों की कमजोरी पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। नहीं नहीं, कमजोरी पर नहीं देना है। इस तरह के शिक्षार्थियों से उच्च अपेक्षाओं को बनाए रखना नहीं, विविध कौशलों और युक्तियों का शिक्षण करना जिससे जिसे सभी संदर्भों में लागू किया जा सकता है, ये हो सकता है। देखिए उनको अलग अलग प्रकार से कौशलों के बारे में सिखाना और युक्तियों के बारे में सिखाना, ताकि जिसका प्रयोग वो अलग अलग संदर्भों में कर सके और अपने जीवन को सरल बना सके। क्योंकि डायरेक्ट ऊपर लिखा है जीवन जीने के लिए अवसर उनको बढ़ाने हैं, या उनको ऐसे ऐसी चीजें सिखानी है जिससे वो अपना जीवन आसानी से जी सके। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अनुसार संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बच्चे अलग क्षेत्र में चिंतन करते हैं, नहीं। यदि निम्न आयु पे अमूर्त सामग्री को प्रस्तुत किया जाए तो बच्चे अमूर्त चिंतन करते हैं, नहीं नहीं। मूर्त अमूर्त रखा जाएगा निम्न आयु पर। छोटे जो बच्चे होते हैं वो अमूर्त चिंतन नहीं करते, बड़े वाले करते हैं। स्व निर्देशक वाक सहयोग पर निम्नतम स्तर, ये भी नहीं सही है। तो इसका जो राइट आंसर है पहला ही है, क्योंकि देखिए मैंने आपको अभी बताया था कुछ देर पहले कि वाइगोस्की का सिद्धांत जहां आएगा वो संस्कृति, सामाजिक, भाषा इसी सबसे रिलेटेड रहेगा। तो जहां ऑप्शन मिले उड़ा दीजिए। तो वाइगोस्की ने सामाजिक संस्कृति सिद्धांत को सारी बताया कि संस्कृति और भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, समाज। आगे बढ़ते हैं। व्याख्या, अनुमान अथवा नियंत्रण प्राकल्पना के लक्ष्य हैं। मतलब व्याख्या, अनुमान लगाना अथवा नियंत्रण करना, ये किसके कह लीजिए गुण हैं या किसके लक्षण हैं? इसमें आपको ऑप्शन दिए गए हैं, इसको आपको चूज करके लिखना है। पहला नंबर ऑप्शन आपका है पारंपरिक तर्क करना, दूसरा है आगमनात्मक, निगमनात्मक, और लास्ट है वैज्ञानिक पद्धति। देखिए जो अनुमान लगाना हो सकता है, अच्छा ये इतना हो सकता है या इसका ये होना चाहिए, वो सब होता है किसमें? वैज्ञानिक पद्धति में। ठीक है, जो पारंपरिक है उसमें सारी चीजें फिक्स हैं। आगमनात्मक में ये होता है कि भाई आगमन विधि और निगमन विधि दो आपने सीखा था। आगमन मतलब ये होता है कि पहले हम चीजों को देख लें, उदाहरण देते हुए तब नियम बनाए, और निगमन मतलब होता है नियम देके तब ले आए। ठीक है, तो इसका और जो वैज्ञानिक पद्धति इसमें अनुमान लगाता है, अच्छा ये हो सकता है सूर्य की इतनी हो सकती है, तो इसको हम कहते हैं वैज्ञानिक पद्धति। अगला प्रश्न है, कक्षा 7 का शिक्षार्थी गणित में त्रुटियां करता है, एक शिक्षक के रूप में, अच्छा मतलब बच्चा त्रुटि कर रहा है तो आप क्या करेंगे? शिक्षार्थी को सही उत्तर उपलब्ध कराएंगे, आप उसको दे देंगे लो बच्चा कॉपी कर लो, ऐसा नहीं है। शिक्षार्थी को कैलकुलेटर, नहीं, बिल्कुल नहीं। शिक्षार्थी से कहेंगे वह विकलात्मक
विकल्पनात्मक पद्धति का प्रयोग करे अथवा स्वयं त्रुटि पता लगाने के लिए उसे दोबारा करे। शिक्षक को दिखाएं कि त्रुटि कहाँ थी और शिक्षार्थी उसे दोबारा करने के लिए कहेंगे, शिक्षार्थी को उसे दोबारा करने के लिए कहेंगे। अब देखिए बात को समझिए, इसमें कहना क्या चाहता है। बच्चा त्रुटि कर रहा है, आप क्या कर सकते हैं? दो ऑप्शन तो पहले गलत हो गए, अब बचे केवल दो। शिक्षार्थी से आप कहेंगे कि वह विकल्पात्मक पद्धति का प्रयोग करे अथवा स्वयं त्रुटि का पता लगाने के लिए उसे दोबारा करे। मतलब आप ये कहेंगे बेटा ऐसा करो, इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करो, और यार तुम खुद खोजो, देखो कहाँ गलती हो रही है। तो ये आपका राइट आंसर है, आप ये कह सकते हैं उससे, ठीक है, कि गलती अगर वो कर रहा है या कर रहा है तो उसको कहेंगे तो फोकस करेगा कहाँ हमसे गड़बड़ हुई है, वहाँ वो अगर खोज लेता है तो वो उसको सुधार कर लेगा और अच्छे से सीख जाएगा। लेकिन लास्ट ऑप्शन ये है, अगर आप ही दिखा दें कि त्रुटि यहाँ है तो कहाँ सीख पाएगा, तो गलती बराबर करता रहेगा। तो जब अगर वो खुद खोज लेगा तो और अच्छे से चीज़ों को समझ जाएगा या सीख जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला प्रश्न है, संवेगात्मक बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत के किस क्षेत्र के साथ संबंधित हो सकती है? देखिए संवेग की बात करें तो ये मनोदशा होती है, मन की दशा यानी कि अंदर की दशा। तो ये होगा हमारा अंतरावैयक्तिक और अंतः वैयक्तिक बुद्धि के अंतर्गत आएगा, ठीक है, संवेग की बात करें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, संवेग के मनोविज्ञान में निम्नलिखित में से किस तथ्य पर सबसे कम ध्यान दिया जाता है? अच्छा, संवेग में किस तथ्य पर सबसे कम ध्यान दिया जाता है? देखिए पहला है, संवेग विषयनिष्ठ व्यक्तिपरक भावना है और वह अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग होती है। अच्छा, संवेग न केवल व्यक्तिक शिक्षार्थियों में बल्कि पूरी कक्षा में भी उत्पन्न होते हैं। ये बात सही है, ठीक है, संवेग पूरे कक्षा में भी उत्पन्न हो सकता है, ठीक है। अब देखिए कैसे भी हम समझाते हैं आपको लग रहा होगा कि पहला वाला सही, आप ऐसे कैसे कर रहे हैं। अगला देखिए, संवेग उत्तेजना और संज्ञानात्मक व्याख्या की जटिल पैटर्न होते हैं, ये भी सही है। संवेगात्मक प्रक्रिया में शारीरिक के साथ साथ मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रियाएं भी शामिल है, ये भी सही है। तो अब आप कहेंगे पहला तीसरा चौथा भी सही है, लेकिन हमने दूसरा क्यों किया? जरा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। कह रहा है संवेग के मनोविज्ञान में निम्नलिखित में किस तथ्य पर सबसे कम ध्यान दिया जाता है? तो किस तथ्य पे सबसे कम, यानी कि इसमें से सबसे कम निगेटिव वाला कौन सा है? तो कह रहा है कि संवेग न केवल व्यक्ति शिक्षा में बल्कि पूरी कक्षा में भी उत्पन्न होते हैं। इस बात पे ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन देना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड। कभी क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, नहीं गड़बड़ा जाएगा। ध्यान से आगे 28 नंबर, राजेश गणित की समस्या को हल करने के लिए पूरी तरह से संघर्ष कर रहा है। उसका आंतरिक बल जो उसे समस्या पूरी तरह हल करने के लिए विवश करता है के रूप में जाना चाहिए। देखिए अब उसके पास गणित की समस्या आ गई है, लेकिन वो कह रहा है बिना लगाए तुमको छोड़ेंगे नहीं, चाहे जो हो जाए, वो पूरी तरह से लगा हुआ है। तो इस चीज को क्या कहेंगे? वो आंतरिक रूप से क्या है? प्रेरित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रेरक। और आपको ऑप्शन देना नहीं, संवेग, व्यक्तिगत, ये सब देना ही नहीं है। थोड़ा अगर आप हल्का सा सोचेंगे तो उत्तर तक पहुंच जाएंगे। भाई देखो ना, वो लगाया गलत हो गया, फिर लगाया फिर गलत हो गया, फिर लगाया फिर गलत हो गया, हर बार वो लगाने का प्रयास कर रहा है, मतलब वो अंदर से प्रेरित है कि हमको ये करना ही करना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। आगे देखिए, अभिप्रेरणा चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? देखिए सिंपल सी बात है, अभिप्रेरणा के संदर्भ में कौन चक्र सही है हमें समझना है। देखिए अभिप्रेरणा मतलब होता है कि मोटिवेट होना, सही, ठीक है। देखिए किसी चीज के लिए मोटिवेट आप तभी होंगे, पहले सबसे हम कोई चीज क्यों सीखते हैं? सबसे पहले क्या होगा? हमें पड़ेगी आवश्यकता, तब हम चीजों को सीखेंगे। तो अब देखिए यहाँ आवश्यकता यहाँ भी है, यहाँ भी है। अच्छा चलो, दूसरी बात ये है, अब हमने ये चीज हमको जरूरत पड़ गई। जरूरत पड़ने के बाद में हमारे अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि हम वो करना ही करना है, कुछ भी हो जाए। तो दूसरा होगा प्रबल प्रेरणा। फिर इसकी बात करें उत्तेजना, हमें सीखने के बारे में चाहिए। फिर लक्ष्य उन्नोमुखी, हमें क्या चाहिए? हमारा लक्ष्य एकदम स्पष्ट होना चाहिए। फिर आता है व्यवहार, फिर उपलब्धि, और लास्ट में उत्तेजना में कमी। अगर मान लीजिए हमने सब कुछ किया, लास्ट में कुछ नहीं आया, तो हमारी उत्तेजना कम हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। अभिप्रेरणा चक्र में सबसे पहले आवश्यकता होगी, आवश्यकता के पश्चात हम एकदम मोटिवेट रहेंगे, हाई हाई डिसऑर्डर ऑर्डर में एकदम मोटिवेट रहेंगे कि हमको करना ही करना है। फिर हमारा लक्ष्य सामने क्या होगा, फिर हमारा व्यवहार, हम क्या कार्य करते हैं, कार्य करने के पश्चात हम परिणाम देखेंगे, और परिणाम अगर हमारा पॉजिटिव नेगेटिव जो भी आता है, पॉजिटिव आ गया तो हम संतुष्ट हो जाएंगे, यानी कि हमारी उत्तेजना धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। आइए 30 नंबर लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर, बैंडूरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? तो बंडूरा में होती है प्रतिधारण, ठीक है, मतलब चीजों को अपना लेना।
जो बंडूरा ने सामाजिक सिद्धांत दिया था उन्होंने कहा देखो स्वचिंतन नहीं है, पुनरावृत्ति भी नहीं है, सार को दोहराना, ये सब नहीं है, प्रतिधारण है। प्रतिधारण मतलब होता है कि रिटेंशन, चीजों को अपना लेना। ठीक है, जैसे जो भी चीजें चल रही हैं उसी के अनुसार अपने आप को ढाल लेना। ये किसने कहा था? अल्बर्ट बंडूरा ने अपने सामाजिक सिद्धांत में दिया था, ये कहा था। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज की हमारी क्लास, जिसमें हम लोगों ने सीटेट सीडीपी सेक्शन सितंबर 2014 पेपर 2 को हमने देखा और बनाया। वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब चैनल। धन्यवाद।